जी हां, एजेंडा में आज बात करें कॉर्पोरेट जगत में मचे शोर की। कोयला घोटाले की एफआईआर में कुमार मंगलम बिरला का नाम आने के बाद आरोपों की बौछार हो गई। कहा जा रहा है कि ऐसी कार्रवाई से उद्योग जगत का मनोबल गिर रहा है। गिरती अर्थव्यवस्था में अगर उद्यमियों को इस तरह परेशान किया गया तो निवेश का माहौल खराब होगा। अफसरों पर कार्रवाई हुई तो सरकारें पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार हो जाएंगी। कार्रवाई के डर से कोई फैसला ही नहीं हो सकेगा। खुद सरकार के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा उद्योगपतियों के पक्ष में खड़े हैं और उनका यहां तक कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट से भ्रम का माहौल बन रहा है। सवाल है कि क्या निवेश का माहौल खराब होने के डर से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं होगी और क्या वाकई में सरकार जानबूझकर इन लोगों को फंसा रही है? यही आज का मुद्दा। I think it's a bit ridiculous, and it will spoil sentiment, it will spoil the perception, and several things have been done which has created a negative perception. It is a sad commentary on the state of regulations in this country, and I think I'm very sad. इस तरह तो देश में सब चीज पैरालाइज कर जाएगी। सब उद्योगपति अगर देश से भाग गए। कोयला घोटाले में जब से कुमार मंगलम बिरला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, हड़कंप मचा है। शोर मच रहा है कि सीबीआई की ऐसी कार्रवाई देश में निवेश के माहौल को प्रभावित करेगी ही, उद्योग जगत पर भी इसका असर होगा। सरकारी अफसर भी कोई फैसला लेने से पहले हिचकेंगे। उद्योग और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया। बाद में 1,76,000 करोड़ के घाटे की जो रकम बताई गई उससे पूरा देश चौंक गया और सुप्रीम कोर्ट भी स्तब्ध हो गई और आपराधिक मामले दर्ज हो गए। वो रकम सही नहीं थी। अब जिन्होंने ये रिपोर्ट दी वो तो चले गए, उनकी कोई जवाबदेही नहीं और उसका खमियाजा भुगत रहा देश को, पूरे टेलीकॉम सेक्टर। जहां तक सीबीआई की एफआईआर का सवाल है तो उसमें साफ कहा गया है कि पीसी पारख की अध्यक्षता में हुई 25वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हिंडाल्को को नकार कर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेवेली लिग्नाइट को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ। लेकिन पारख ने अपने ही फैसले को कुमार मंगलम बिरला से एक मुलाकात के बाद बदल दिया। सीबीआई के मुताबिक पारख ने इस मामले में अपने पद का दुरुपयोग कर हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटित कराया। कुमार मंगलम बिरला से मुलाकात के बाद पारख ने नेवेली की कीमत पर हिंडाल्को को फायदा पहुंचाया। सीबीआई की इस कार्रवाई के मद्देनजर सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता तो संभल कर बयान दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने आनंद शर्मा के बयान की बखिया उधेड़ने में कसर नहीं छोड़ी। अगर तब के कोल सचिव जो है वो अगर आरोपी बनाए गए सीबीआई से, तो तब के कोयला विभाग के मंत्री को कैसे छोड़ सकते हैं आप? और कोयला मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। असली विषय ये है, परंतु श्री आनंद शर्मा विषय को भटकाना चाहते हैं। हालांकि शोरगुल के बीच भी सीबीआई अपनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटी है। हिंडाल्को के दफ्तरों पर उसके छापे लगातार जारी हैं। हिंडाल्को के दिल्ली दफ्तर से सीबीआई ने 24 लाख नकद और 17 लाख की एनएससी और किसान विकास पत्र के अलावा 25 करोड़ रुपयों की बरामदगी की है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। जी हां, इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। क्या सरकार ईमानदार अधिकारियों और उद्यमियों के खिलाफ जानबूझकर कर रही है कार्रवाई? दूसरा सवाल, और सवाल यह है कि अगर अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो बिरला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तीसरा सवाल, क्या कार्रवाई के लिए आरोप की गंभीरता ही पर्याप्त नहीं है? चौथा सवाल, क्या मंत्री आनंद शर्मा का तर्क भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहा है या वाकई वो उद्योगपतियों को के हिसाब से कह रहे हैं कि इससे निवेश का माहौल खराब होगा? और आखिरी सवाल, क्या हमें सीबीआई की कार्रवाई पूरी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए? इसके पहले हम अपना जजमेंट क्यों दे रहे हैं? जाहिर है आनंद शर्मा और कुछ उद्यमियों के बयान ने जिस तरह का माहौल बनाया है उसमें ऐसे सवाल उठने लाजमी है, मगर हमारा एजेंडा साफ है। बिरला अगर गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर गलत नहीं है तो उनके खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बात करने हमारे साथ हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पीरामल, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया, आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, जिस तरीके से पूरा माहौल बना है कल से, जिस तरीके से आदि गोदरेज, मोहनलाल पाई जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और आनंद शर्मा ने भी जिस ओर इशारा किया है, क्या आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी कोशिश, एक, सरकार जानबूझकर इन लोगों को फंसा रही है, दूसरा, क्या ऐसी कार्रवाई से वाकई में निवेश का माहौल खराब होगा?
नहीं, कुछ तो बहुत ही खराब नियत से ये काम किया गया है। सरकार के किसी एक हिस्से ने किया या सरकार के शीर्ष नेतृत्व को ये पता था, ये बहुत ही पजलिंग और रहस्यमय विषय है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से मंत्री के बाद मंत्री उतारे गए हैं इस कदम की आलोचना करने के लिए और सरकार को इससे डिस्टेंस करते हुए दिखाना चाहते हैं, वो ये बताता है कि या तो ये गुड कॉप और बैड कॉप का मिलाजुला खेल है या सरकार इस पैनिक में आ गई है कि इसका कॉर्पोरेट इंडिया ने बड़ा भयंकर रूप से बुरा माना है। इतनी बड़ी आलोचना किसी एक एफआईआर पर मैंने इसके पहले कभी नहीं देखी है। जबकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर मामला जब कोर्ट में आएगा वहां पर तय हो जाएगा। अगर ये निर्दोष है तो डरने की कोई बात नहीं है, वो डरे हुए भी नहीं है। लेकिन ये सेंटिमेंट को एक धक्का पहुंचाने की बात है, एक बिना सोचा हुआ या किसी बहुत ही खराब साजिश के तहत उठाया गया कदम लगता है हमको। बट अगर इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई अगर एफआईआर दर्ज करती है और सीबीआई ये कहती है कि पुख्ता सबूत हमारे पास है, तो बिना सबूतों को देखे और बिना अदालत के फैसले का इंतजार किए इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि सरकार वाकई फंसा रही है, क्या यह भी तरीका सही है? क्या किस स्टेचर के आदमी के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, किस माहौल में करते हैं, संदर्भ से पता चलता है। इसीलिए मैं खुद कह रहा हूं कि एफआईआर हुई है, इल्जाम के जब साबित होगा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर इतना आउटरेज है और सरकार खुद कदम पीछे लेने की बात कर रही है, आप उल्टा लीजिए ना इसको। आप ये क्यों नहीं मानते कि आज सीबीआई को सरकार एक पॉलिटिकल मैसेज और सिग्नल दे रही है, तो उसकी ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? 4 मंत्री क्यों उतरेंगे बचाव में किसी एक उद्योगपति के? आप सरकार की तरफ से क्या सीबीआई को यह कह रहे हैं कि आपने इसकी जांच गलत की है, एफआईआर गलत दर्ज किया है? तो ये और भी खतरनाक चीज है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है पारक साहब इसमें गवाह बन सकते थे, उनको अभियुक्त बनाया गया है। पारक साहब की छवि अच्छी है और साथ ही साथ उससे बड़े बड़े कोयले के गुनाहों में जो लोग फंसे हुए हैं उसकी जांच का तो पता नहीं है। और सडनली जस्ट बिकॉज आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, एक सिंबॉलिक फिगर हेड है, आपको उसमें शामिल कर लिया जाए, तो उस आर्गुमेंट से फिर प्रधानमंत्री पर भी बात जाती है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो पारक साहब सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। दिलीप पीरामल जी, अगर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप किसी उद्योगपति पे लगे तो आउटरेज होता है, किसी दूसरे आदमी पे लगे तो आउटरेज नहीं होता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं कि किसी भी उद्योगपति पे लगा। ये कुमार बिरला की जो प्रतिष्ठा है, जो उनका रुतबा है, स्टेचर है इंडस्ट्री में, वो हर किसी का नहीं है, तो उससे ज्यादा आउटरेज हुई है। और उनका जो ये एक प्रतिष्ठा बनी है वो इतने वर्षों के काम से बनी है। ऐसे तो नहीं है कि भाई बिरला फैमिली से हैं तो उनकी प्रतिष्ठा बन गई है जी। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है सर, विदेशों में काम किया है, इतनी बड़ी कंपनी है उनकी, कंपनियां हैं, यानी ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम भी अभी बड़ी मल्टीनेशनल है जी। तो उसपे ये मतलब आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे उद्योगपति, मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कुमार बिरला की कंपनी ऐसा कार्य करेगी। इससे अचंबा हो रहा है लोगों को। दिलीप जी, ऐसी बात नहीं है कि और कोई अचंबा हो रहा है, ये बात सही है। बहुत उनकी स्वच्छ छवि है, बहुत अच्छे उद्योगपति माने जाते हैं, क्लीन इमेज है उनकी। बट क्या सिर्फ क्लीन इमेज होना इस बात का सबूत है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई होगी? क्योंकि जो आदि गोदरेज का या तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट का बयान आ रहा है वो इस ओर कह रहे, जैसे वो कह रहे रिडिकुलस, स्पॉइल्ड सेंटिमेंट, मतलब बिना फैसले के अदालत का फैसला आने के पहले ही जजमेंट। हाँ, ये बात तो ठीक है कि भाई, लेकिन आज अपने देश में जो हालात हैं, अभी 10 साल तक केस चलेगा जी, तो फिर आदमी तो फंस जाता है ना। तो एक उसके रेपुटेशन पे भी जाना पड़ता है कि भाई देखो ये ऐसा काम नहीं कर सकता है जी। आदमी की जो प्रतिष्ठा बनती है, तो कई बार जैसे अमेरिका में तो कानून है, लाइबल का कानून है कि भाई अगर कोई बेबुनियाद कोई आरोप लगा दे तो उसमें उधर कंटेम्प्ट नहीं होता है, क्योंकि बोलते हैं भी उसका इतना अच्छा नाम है जी जी, तो लोग उसमें उसको मानेंगे नहीं। तो थोड़ा ये होता है कि अपने देश में ये है कि अगर कोई विवाद में फंस जाए, लीगल डिस्प्यूट में फंस जाए, तो उसका कोई अंत जल्दी तो होता नहीं है, कोई निष्कर्ष पे तो आते नहीं है, 20 साल तक चलता है। दिलीप, आप दूसरी बात करें। प्रशांत भूषण जी, इस केस में आप काफी लंबे समय से परस्यू कर रहे हैं, जो बात संजय पुगलिया कह रहे हैं, जो बात दिलीप पीरामल कह रहे हैं, क्या उससे आप सहमत हैं? देखिए, हिंदुस्तान में अगर आप पिछले 1.5 साल का या 2 साल का इतिहास देखें, जब से ये 2G का मामला उठा, उसके बाद ये कोयले घोटाले का मामला उठा, और ये जितने भी बाकी खदानों के आयरन और माइनिंग वगैरह के जब मामले उठते हैं जी,
तो बार बार ये जो कॉरपोरेट जगत की तरफ से और सरकार की तरफ से ये दलील दी जाती है कि भाई इसमें अगर भ्रष्टाचार में सख्त कार्रवाई करी जाए और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है तो ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब कर रहा है, ये हमारे इतने अच्छे अच्छे ईमानदार उद्योगपतियों के ऊपर लांछन लगा रहा है और इससे तो पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इस तरह की दलील बार बार दी गई है, सीएजी के खिलाफ दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दी गई है और इन सब लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए दी गई है। सरकार का और ये उद्योग जगत का थ्रू आउट हमने ये देखा है कि ये कोशिश रही है कि ये भ्रष्टाचार के मामले में खासकर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, ये कहा जा रहा है कि कुमार मंगलम बिरला की बड़ी साफ छवि है। मैं खुद कुछ केसेस से डील कर चुका हूं जिसमें हिंडाल्को ने ये बिजली की चोरी करी है, उसके बाद शेयर्स टेक ओवर में बेईमानी करी है वगैरह वगैरह। इसलिए छवि तो हर एक उस इंडस्ट्रियलिस्ट की हो जाती है, चाहे वो अंबानी हो चाहे अदानी हो, जिनके पास लाखों करोड़ रुपया पैसा हो जाता है, वो अपने पैसे से एक तरह की छवि बना लेते हैं। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। सवाल ये है कि इस केस में मैं ये मानता हूं कि ये परख साहब की बहुत अच्छी छवि थी, छवि है, लेकिन इसमें सीबीआई ने जिस आधार पर एफआईआर रजिस्टर करी है वो ये है कि जब ये स्क्रीनिंग कमेटी में ये मामला आया तो ये बात साफ तौर पर डिस्कस करी गई, इनका बिरला का भी क्लेम डिस्कस करा गया और ये तय किया गया कि भाई ये कोल माइन पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है, इसलिए बिरला को नहीं दी जा सकती और इनको दी जाएगी। नाइवेली लिग्नाइट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन को, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी जा सकती। उसके बाद फिर बिना किसी वजह फाइल पर ऐसा लगता है कि कोई उसका रीजन नहीं दिखाया गया। कुमार मंगलम बिरला जाकर मिलते हैं शायद प्रधानमंत्री से और ये कोयला सेक्रेटरी से, और उसके बाद कोयला सेक्रेटरी एक नोट बना देते हैं कि भाई इनको भी उसमें शेयर दे दिया जाए और इनको शेयर दे दिया जाता है। तो ऐसे केस में देखिए, आज एक ये जो बात कही जा रही है कि जब तक पैसे का लेन देन ना हो तब तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाना चाहिए, ये सही नहीं है, कानूनी तौर से सही नहीं है। आपके मुताबिक सीबीआई की कार्रवाई को आप सही ठहराते हैं? नहीं, मैं सीबीआई की कार्रवाई को सही नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जब तक इसमें और गहराई से जाया जाए तब तक नहीं कहा जा सकता कि सही है कि नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ एफआईआर है। एफआईआर के बाद पूरी जांच होती है और उसके बाद फिर सीबीआई तय करती है कि किसी के खिलाफ चार्जशीट हो या ना हो। यानी प्रशांत, आपके कहने का मतलब ये कि पूरी जांच का इंतजार किया जाना चाहिए। विक्रम सिंह जी, आप तो डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, इतने बड़े पद पर है पुलिस के, क्या सीबीआई बिना किसी प्राइमा फेसाई एविडेंस के इस तरीके का किसी के भी खिलाफ केस दर्ज किया होगा उन्होंने क्या? और ये क्या किसी आदमी की साख को देखकर केस दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, साख कानून कोई अपवाद नहीं देखती है। पुरानी छवि क्या है, हमारी तात्कालिक हमारा क्या स्टेचर है सोसाइटी में, ये बिल्कुल अमान्य होता है। और सामान्यतया सीबीआई एक प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके तब एफआईआर करती है। और अभी तो एफआईआर नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है, अभी विवेचना होगी, कोर्ट के सामने स्क्रूटनी होगी, पूरी न्यायपालिका इस बात की समीक्षा करेगी कि सीबीआई ने सही किया या गलत किया। सीबीआई की छवि जिस तरीके से सीबीआई के कार्यप्रणाली पर हमेशा संदेह रहा है कि वो जानबूझकर लोगों को फंसाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर फंसाएगी तो उसके कारण क्या फंसाने के, और अगर फंसाती है तो पूरी न्यायपालिका इसलिए तत्पर है कि सीबीआई ने अगर कोई गलत किया है तो जिस विवेचक ने गलत किया है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न्यायपालिका कर सकती है। पूरी सीबीआई की हायरार्की है जो कि गलत विवेचना में हस्तक्षेप कर सकती है। सीबीआई के हित में नहीं है कि गलत एफआईआर करे और गलत जेल भेजे, ये सीबीआई के हित में भी नहीं है। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आज की। खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये तो तोता है, और आप अपने मास्टर के तोता हो जाते हैं और आप वही करते हैं जो आपके मास्टर। खुद जो है सीबीआई के डायरेक्टर साहब कोर्ट के सामने कहते हैं भाई हमें अपने हम जो हमारे अधिकारी हैं उनको तो दिखाना तो पड़ता है। बिल्कुल ठीक है राजदूत जी, विगत कुछ समय से सीबीआई की छवि उसमें गिरावट आई है, और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सीबीआई अगर कोई उत्कृष्ट विवेचना करे और अपनी साफगोई का परिचय दे तो उसकी छवि में सुधार आ सकता है। बिल्कुल, उसे समझिए। रणदीप सुरजेवाला जी, आपके मंत्री हैं आनंद शर्मा जी या मनीष तिवारी या फिर सचिन पायलट, सब लोग एक ही जुबान बोल रहे हैं। सीबीआई सरकार का एक हिस्सा है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर किए गए केस के अंतर्गत
यानी सुप्रीम कोर्ट केस की मॉनिटरिंग कर रही है, वैसे समय में वो एक बड़े उद्योगपति और एक पूर्व आईएएस ऑफिसर के खिलाफ अगर केस दर्ज करती है तो यह तर्क क्यों दिया जाता है कि इससे कैग जो है और जुडिशरी की वजह से पिछले दिनों काफी सेंटिमेंट को गड़बड़ पैदा होता है। कहीं ना कहीं सीबीआई को गलत ठहराने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, जबकि यह काम सरकार के एक विभाग के द्वारा हो रहा है। आशुतोष, 3 बातें इसमें हैं जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कभी तो आप सब हमारे मित्र जो यहाँ हैं, खासतौर से बहुत वरिष्ठ वकील हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, प्रशांत भूषण साहब, कभी तो वो और मीडिया के साथी भी कभी तो सीबीआई को वो सरकार का तोता बता देते हैं सुप्रीम और कोर्ट कभी ये बोलते हैं कि सरकार जो है वो सीबीआई को अपोज क्यों कर रही है। इसमें 3 बातें इस केस में बड़ी स्पष्ट है, हमें समझ लेनी चाहिए। नंबर 1, जी, सीबीआई इस समय सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सरकार के नीचे नहीं आता। जो प्रश्न पूछा जाए इस बारे में वो केंद्रीय जांच ब्यूरो खुद जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 2, जी, ये भी सच है, श्री पारीख ने आपके चैनल पर यह कहा, कल मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा था, उनसे बार बार आपके ही एक पत्रकार श्री भूपेंद्र चौबे ने ये पूछा CNN IBN पर कि क्या आप पर कोई दबाव था प्रधानमंत्री जी की तरफ से। उन्होंने कहा नहीं। क्या आप पर प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी ऑफिसर और यहां तक कि श्री कुट्टी नैयर और श्री पलक चटर्जी का नाम भी लिया गया और कहा गया कि क्या उनमें या किसी और अधिकारी ने आपको कुछ कहा। हिंडाल्को को ये कोल ब्लॉक देने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं। क्या आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी का इसमें पूरा कोई रोल है। उन्होंने कहा नहीं। तो इस केस के अंदर एक FIR दर्ज की गई, प्राथमिकी दर्ज की गई है सीबीआई के द्वारा। हमारे मंत्री महोदय जो हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब आप किसी प्रतिष्ठित उद्योगपति के खिलाफ इस प्रकार की FIR दर्ज करते हैं जो प्राइमा फेसी जिसके बारे में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं और तथ्य संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, तो सेंसेशनाइजेशन से पूरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है देश का वो अफेक्ट होता है और किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति के खिलाफ चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो FIR दर्ज करने से पहले कम से कम प्रिलिमिनरी जांच की आवश्यकता है। केवल दोनों मंत्री महोदय जो हैं, मैंने उनका बयान पढ़ा है, उन्होंने इतना ही कहा है। रणदीप, आपने गलत भी आपने 2 बातें कही, कार्रवाई कर रहा है। आपने 2 बातें, एक कहा कि किसी प्रतिष्ठित उद्योगपति, तो क्या कानून एक आम आदमी और प्रतिष्ठित व्यक्ति में फर्क करता है। दूसरी बात, आपने कहा कि सेंसेशनलाइज करने की कोशिश। अगर सीबीआई सिर्फ FIR दर्ज करती है तो क्या वो सेंसेशनलाइजेशन है। देखिए, 2 बातें हैं आशुतोष। मैंने साथ में ये भी कहा और आपने नोट किया होगा कि आप व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, परंतु ये भी सच है कि हिंडाल्को एक प्रतिष्ठित ग्रुप है। आदित्य बिरला जी का एक विशेष स्थान उद्योग जगत के अंदर है, हम इसको भी झुठला नहीं सकते। बट एक आम आदमी की भी प्रतिष्ठा होती है, चाहे उसके मोहल्ले में हो चाहे घर में, उस एक आम आदमी की भी प्रतिष्ठा होती है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि आम आदमी का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये सारी FIR की प्रक्रिया एक उद्योगपति को लेकर है। इसलिए कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा जी ने और दूसरे मंत्री महोदय जो हैं उन्होंने केवल इतना कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को ऐसे सब मामलों में फूक कर कदम रखना चाहिए जब तक पूरे तथ्य ना हो। और पारीख साहब की अपनी एक रेपुटेशन है, पूरे तथ्य जांच कर ही प्राथमिकी दर्ज करके आगे कार्रवाई बढ़ानी चाहिए। अभी केवल FIR हुई है और मुझे विश्वास है कि सीबीआई दोनों बिरला साहब को भी और पारीख साहब को भी, दोनों को सुनकर ही इस पर आगे कार्रवाई करेगी। बट रणदीप सुरजेवाला, जिस तरीके संजय पुगलिया जी ने कहा, संजय जी, जो आपका कहने का मतलब अगर मैं समझा तो वो ये था कि इन मंत्रियों के बयान से सीबीआई की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है या एक तरीके की दखलंदाजी है। अगर मैं आपको सही समझ पाया हूं तो बताइए। नहीं, ये मैं व्यंग में कह रहा था कि अगर सीबीआई इतना अच्छा काम कर रही है तो 4 मंत्रियों को आज मैदान में क्यों उतारा गया, ये मैसेज देने के लिए कि ये कॉर्पोरेट इंडिया का सेंटिमेंट खराब मत करिए, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। आज इसका प्रैक्टिकल मीनिंग तो यही है कि आप सीबीआई को कह रहे हैं कि FIR तुमने गलत दर्ज किया है, तो ये इनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि कॉर्पोरेट इंडिया का एक बहुत ज्यादा आउटरेजियस रिएक्शन है तो उसको ये एक तरह का मलहम लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या ये गुड
कॉप बैड कॉप है, ये रहस्य कथा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नाम नहीं लिया गया है एफआईआर में, तो क्या ये बात प्रधानमंत्री तक नहीं जाती है? क्या सरकार के किसी एक हिस्से ने मिसचीफ क्रिएट कर दिया है जिसको सरकार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? ये सवाल मन में उठ रहे हैं। सवाल मन में ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हुए बहुत सारे, जिनको कहा जाए रोग्स और जिनको कहा जाए क्रोनी कैपिटलिस्ट, उन पॉलिटिकल लोगों को सरमाएदारों के कारण किसी तरह की माइनिंग, कहीं भी कोई भी मुनाफा, कोई भी मर्चेंट पावर रेट कुछ भी करने दिया गया। और यहां 96 की एप्लीकेशन पे 2005 और उसके बाद इतनी मशक्कत से एक कोयला खदान मिली। पॉलिसी का इशू था, भ्रष्टाचार का इशू नहीं था, जजमेंट का इशू था, इसमें घुसखोरी का इशू नहीं था। इसीलिए ऐसे मौके पर ये जो कांड किया गया है, इसके पीछे मिसचीफ है। उस मिसचीफ को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। मिसचीफ को समझने की कोशिश, प्रशांत भूषण जी, जो बात संजय पुगलिया जी कह रहे हैं, मिसचीफ को समझने की कोशिश है। एक तरफ सरकार की तरफ से 4 मंत्री उतरते हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं सीबीआई की कार्रवाई गलत है, या कहीं ना कहीं उसको एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दूसरी तरफ यह सवाल खड़ा होता है कि भाई पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगी और जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है वो खराब हो जाएगा। प्रशांत। हाँ, देखिए ये बात सही है कि इससे और ज्यादा ग्रॉस केसेस होंगे जिसमें अभी तक एफआईआर नहीं रजिस्टर किया गया। ये बात भी सही है कि इस देश में हर तरह की लूट चली है, चल रही है, और इससे खराब भी लूट हुई है जिसमें अभी तक एफआईआर नहीं रजिस्टर किया गया। लेकिन इस केस में सीबीआई कहती है कि 6 महीने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद इस आधार पर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया है कि उसी स्क्रीनिंग कमेटी में, ये मैं तब कह रहा हूं जबकि मैं मानता हूं कि परख साहब की छवि बहुत अच्छी है। कुमार मंगलम बिरला के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन परख साहब के बारे में मैं जरूर ये कह सकता हूं कि उनकी छवि अच्छी है। लेकिन डिस्पाइट दैट, एफआईआर में जो तथ्य लिखे गए हैं वो ये हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन ये खुद थे परख साहब, और उन्होंने ये सब देखकर, बिरला की एप्लीकेशन देखकर ये तय किया, सबने मिलकर ये तय किया कि ये ब्लॉक पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है और इसलिए नैवेली लिग्नाइट और महानदी कोल को दिया जाए। उसके बाद बिना किसी तथ्य के, बिना किसी रीजन के उसको बदल दिया जाता है और उसमें बिरला को शेयर दे दिया जाता है। इस आधार पर मेरी राय में ये आधार काफी है, सक्षम है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। प्रशांत, जब आप खुद ये मानते हैं, प्रशांत, जब आप खुद ये मानते हैं कि परख साहब की छवि एक बहुत अच्छे ईमानदार अफसर की है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उन्होंने कुमार मंगलम बिरला की कंपनी को दे दिया? और अगर ऐसा किया तो उस पर सवाल क्यों खड़े होने चाहिए? नहीं, ये देखिए, ये तो डिटेल्ड तहकीकात की बात है। जब एफआईआर के बाद ही डिटेल्ड तहकीकात होती है, उसी में ये पता लगता है। लेकिन अभी जो एफआईआर में जो तथ्य सामने आए हैं वो ये आए हैं कि इसमें बगैर किसी रीजनिंग के, बगैर किसी वजह के, वही स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला एक तरह से आर्बिट्रेरली बदल दिया गया। यह हो सकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री या किसी और के कहने पर यह किया हो, यह भी हो सकता है कि उसके पीछे कोई तथ्य हो। अगर कोई उसके पीछे तथ्य निकलता है, कोई ठोस तथ्य निकलता है, तो जरूर जहां पर जरा भी डाउट हो सकता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज पर्सन को जरूर मिलना चाहिए और उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से सरकार ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से कॉर्पोरेट जगत ने रिएक्ट किया है, वो तो ये मानने लगे हैं कि इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, किसी को भी जवाबदेह पाया जाता है, किसी को भी प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब कर देगा, सारी इकोनॉमी बंद हो जाएगी इससे। ये सब जो कहा जा रहा है, इनफैक्ट जो लूट चली है इस देश में, इससे सारा इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब हुआ है, इससे सारी हमारी इकोनॉमी बर्बाद हुई है, इससे हमारा पर्यावरण बर्बाद हुआ है, इससे माओइज्म फैला है, हर तरह की चीज हुई है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि आप इस सब को अनदेखा कर दीजिए, ये सब चलने दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए ये इस तरह की लूट जरूरी है। प्रशांत, दिलीप परामल, क्या आप जवाब देना चाहेंगे जो बात प्रशांत कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो देखिए, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं कि लूट चली हुई है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 100 आदमी हैं इसमें, तो कुमार बिरला तो सबसे कम है, एकदम वो मतलब सबसे स्वच्छ हैं। और बहुत ऐसे नाम हैं जिनके पास कोई उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है। कई कंपनियां आई थी, उनके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है, और कहां से मतलब उनको ये सब एलोकेशन हो गई, उनके सामने कोई कार्रवाई इतनी ठोस हुई नहीं है।
तो ये बात पे भी ध्यान देना चाहिए। बट दिलीप पेरामल कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और कानून छोटे और बड़े लोग पे फर्क नहीं करता। नहीं, पर फिर वो अगर आप ये आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं बड़े पे नहीं करेंगे और छोटे पे ही करेंगे तो वो भी बात जायज नहीं है। वो भी बात जायज नहीं है, कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। बिल्कुल आप बोलेंगे कि भी जिसने 100% 99% किया उसको छोड़ दो और वो 1% वाले के पास जाएंगे, वो ये बात सही नहीं है। बिल्कुल दिलीप, जो बात आप कह रहे हैं वो गंभीर मसला है। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण, जो लगातार कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, यानी जो निवेश का माहौल है, वो खराब होगा, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में कई गंभीर सवाल और भी हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं में जाइए।